नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है ना? हाँ जी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा, अपने आप ही उम्मीद कर लिया आपने है? तो चलो बताओ, आज क्या टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला था? हैं? आज मैं आपकी क्लास में थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी जस्ट बाहर निकलना है और मुझे ट्रेवल करना है लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर। तो एक बेटी है, उसकी शादी में मुझे शामिल होना है। छुट्टी हो जाती है आपके बैच की, फिर मुझे लगा यार छुट्टी नहीं करते, एक काम करते हैं, थोड़ी देर पढ़ाते हैं कुछ। यूपी जाएंगे, मैं जाऊंगा मथुरा। चलें जी, चलो। तो परेशान मत हो ना, आपको अच्छे से पता है डेली क्लास तो मैं ले ही रहा हूं। अब सीधे टॉपिक पर आ जाओ, टॉपिक बताओ क्या है? टॉपिक बताओ क्या है? क्या टॉपिक कराने को बोला था? अर्थक्विक कराने को बोला है? ये तेरी हेडिंग डालो आप। भूकंप। दो जगह भूकंप लिख दिया मैंने। कोई बात नहीं। अर्थक्विक पर आ जाओ। अर्थक्विक की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, अर्थक्विक का मतलब क्या है। ये होता है सर वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग ऑफ लिथोस्फीयर। राइट। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? हिंदी में कहा जाएगा स्थल मंडल का कांपना या हिलना, एक ही बात है। स्थल मंडल का हिलना या कांपना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा स्थल मंडल का जो हिलना या कांपना है, इसी को क्या कहा जाता है सर? इसी को भूकंप कहा जाता है। बात क्लियर है ना? ये इसी को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। अब आ जाओ अगले पॉइंट में। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो अर्थक्विक है, इस अर्थक्विक में होता क्या है सर? जैसे ही अर्थक्विक आता है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जो रेडॉन गैस है, रेडॉन गैस इजेक्ट रेडॉन गैस इजेक्टेड फ्रॉम रॉक्स। क्या होता है सर जैसे ही भूकंप आता है? तो आपका आंसर होगा भूकंप आने पर जो चट्टान होती हैं, चट्टानों से क्या होता है सर? चट्टानों से रेडॉन गैस बाहर आती है। और जैसे ही रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ती है, तो ये संकेत देती है भूकंप की संभावना का। ये भूकंप को बताती है कि भूकंप आने वाला है। बात क्लियर है यहां तक? अब अगला पॉइंट ये है कि जो भूकंप है, भूकंप आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है नहीं? भूकंप आने के कारण जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, बात ये आ जाती है। अगर मैं बात करूंगा भूकंप आने के कारणों की, तो सबसे पहले कारण पे आ जाते हैं। पहला कारण होगा सर प्लेट टेक्टोनिज्म। ओके। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले प्लेट विवर्तन। प्लेट विवर्तन, प्लेट विवर्तनिक घटनाएं। पढ़ चुके हो आप, जब जब प्लेट मूव करेंगी तब तब भूकंप आएगा ही आएगा।
प्लेट विवर्तनिक घटना में मैंने क्या बताया था आपको, प्लेटों के मूव करने से भूकंप आता ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कहां पे, नेपाल में आने वाला भूकंप, हमारे नॉर्थ इंडिया के भूकंप, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जापान के भूकंप, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इंडोनेशिया के भूकंप। ये सभी के सभी भूकंप जो हैं ये किसके कारण आते हैं, तो आंसर होगा आपका ये सभी के सभी भूकंप आते हैं किसके कारण, आपका आंसर होगा प्लेट टेक्टोनिक के कारण आते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी भूकंप किसके कारण आते हैं, प्लेट टेक्टोनिज्म के कारण आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है वॉल्केनिज्म कंडक्ट हो जाए, वहां पर क्या हो जाए, वॉल्केनिज्म कंडक्ट हो जाए, या वहां पर हो जाए सर ज्वालामुखी क्रिया, वहां पर वॉल्केनिज्म कंडक्ट हो जाए, या इसी बात को मैं यूं कहूंगा कि उस एरिया में क्या हो जाए सर, ज्वालामुखी की क्रिया कंडक्ट हो जाए, वॉल्केनिज्म हो जाए। और अगर इनकेस ऐसा होता है कि उस एरिया में वॉल्केनिज्म कंडक्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट ये होगा कि वॉल्केनिज्म अगर कंडक्ट हुआ तो ऐसी स्थिति में वहां साउंड जनरेट होगा, और साउंड जनरेट होगा तो साउंड से ही फिर क्या प्रोड्यूस होगा वहां पे, वाइब्रेशन। क्या प्रोड्यूस होगा वहां पे, वाइब्रेशन। और जो ये वाइब्रेशन होंगे इसी से क्या होगा, भूकंप आएगा। दो कारण तो ये हो गए। अब आ जाओ बेटा तीसरे कारण पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ, तीसरा कारण कौन सा होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। हिंदी में कहा जाएगा इसको बड़े बांधों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम में ध्यान से सुनना, बड़े बांधों का जब निर्माण होगा तो इससे क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे हमने क्या किया, मानकर चलो हमने यहां पे एक बांध बना दिया काफी बड़ा सा, और जब ये बांध बना दिया तो इसी बांध में हमने क्या किया, यहां पे बहुत सारा पानी भर दिया। अब जब इसमें बहुत सारा पानी भर दिया तो पानी नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, हाँ या ना। तो जो मैग्मा होगा वो तो यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, या फिर मैग्मा जो होगा वो यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यानी कि 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कहीं भी भूकंप आ सकता है। ये बात हमें कब पता चली, ये बात हमें कब पता चली, तो आपका आंसर होगा ये बात हमें पता चली थी 1967 में। 1967 में जब कहां पर भूकंप आया था, तो आपका आंसर होगा कोयना बांध। कहां भूकंप आया था, कोयना बांध के पास, कोयना बांध के पास भूकंप आया। नोट करो इसको जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। कोयना बांध कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। नोट करो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। आज YouTube चैनल पे क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं यहां पे अवेलेबल नहीं हूं। कर दिया नोट, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना।
होगा क्या, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के उस पे समझाता हूं। यहां पे मानकर चलो ये है सर हमारी अर्थ का इंटीरियर पार्ट है। ओके। और ये है सेंटर। ये क्या है, हमारी अर्थ का सेंटर है। क्लियर है। अब होगा क्या, जैसे ही यहां पे मानकर चलो यहां पे जो चट्टाने हैं, यहां पे ऐसे चट्टाने हैं ये मान लेते हैं, और ये चट्टाने आपस में भिड़ गई एक दूसरे से, एकदम से यूं टकरा गई। जब चट्टान टकराई, चट्टान टूट गई, कोई भी हलचल हुई चट्टानों में, इस बात को यूं समझ लो आप, जैसे ही कोई हलचल होगी यहां पे, कहां पे, इस वाले रीजन पे, यहां से क्या होगा, भूकंपी तरंग, एक करंट यहां से चलना शुरू करेगा। यहां से क्या होगा, एक करंट जो होगा वो चलना शुरू करेगा यहां से, और उसी करंट को कहा जाएगा भूकंपीय तरंग। मेरी बात समझ गए। एक वाइब्रेशन यूं तेजी से चलना शुरू करेगा, उसी को कहा जाएगा भूकंपीय तरंग। अब वो जो भूकंपी तरंग होती हैं वो होती हैं तीन प्रकार की। कौन कौन सी तरंग होती हैं, देखो ध्यान से। यहां से तरंग चलना शुरू करेगी और एकदम सेंटर को भी क्रॉस करते हुए सीधी यूं आ जाएगी। आगे बात समझ में, सेंटर को भी क्रॉस करते हुए सीधी यूं आ जाएगी। बात समझ आ गई। लेकिन एक तरंग ऐसी होगी, या एक करंट कह लो आप, ऐसा होगा जो यहां से चलेगा लेकिन यूं सेंटर से बचते हुए निकल जाएगा। कह रहा जी मैं नहीं जा रहा, सेंटर पे बहुत गर्मी है। ओके। यहां से यूं निकल जाएगा। ओके। और एक करंट ऐसा होगा जो कहेगा जी मैं तो ऊपर ही ऊपर चल लेता हूं, यहीं कहीं चलेगा बस। ठीक है ना, ऊपर ही ऊपर चलेगा बस, ऐसे ही। तो यहां पे कितने प्रकार के करंट हुए, तीन प्रकार के करंट हुए, और इन्हीं करंट को कहा जाता है भूकंपी तरंग। तो मैं लिखता हूं यहां पे, हेडिंग डालनी है हम अब हमें, अर्थक्विक वेव। अर्थक्विक वेव। ठीक है। पहली बात ये बनती किससे है, मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर्म्ड बाई अर्थक्विक। ये किससे बनती है, भूकंप द्वारा बनती है। और जहां से ये उत्पन्न होती है, जहां से उत्पत्ति होती है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। उसे कहा जाता है भूकंप का केंद्र। इसे कहा जाता है फोकस, या अर्थक्वेक का सेंटर कहा जाता है। और इसके जस्ट ऊपर इस वाले पॉइंट पे भूकंप की तरंग सबसे पहले पहुंचेंगी, तो इसी को कहा जाता है एपी सेंटर। इसी को कहा जाता है अधिकेंद्र। एक भूकंप का केंद्र हो गया और एक कौन सा हो गया, अधिकेंद्र हो गया। क्लियर है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। पूरी स्क्रीन पे कमेंट लगा दे भाई। तो फोकस समझ में आ गया। एपी सेंटर क्या होता है, या इसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है। यहां पर क्या होता है, भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है। अब बात आ जाती है भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है सर, तीन प्रकार की होती है।
एक तो होती है पी वेव, एक होती है एस वेव, एक होती है एल वेव। पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव की अगर मैं बात करूंगा तो इनको कहा जाता है प्राथमिक तरंग, क्योंकि सबसे पहले यही पहुंचती है। स्पीड होती है इनकी 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड, और ये क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों भागों को क्रॉस कर देती है। क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों भागों से गुजर जाती है। क्लियर है? एस वेव जो होती है इनको कहा जाता है कौन सी वेव? तो आपका आंसर होगा, एस वेव को कहा जाता है द्वितीयक तरंग। इनको कहा जाता है सेकेंडरी वेव। द्वितीयक तरंग कहा जाता है एस वेव को, और जो ये एस वेव होती है इनकी स्पीड होती है 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड, और ये सेंटर से क्रॉस नहीं होती है, ये सेंटर से पास नहीं होती है। ठीक है। तीसरी वेव होती है एल वेव। इनको कहा जाता है सरफेस वेव। इनको कहा जाता है धरातलीय तरंग। तो जो ये धरातलीय तरंग होती हैं इनकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां चलती हैं? तो आपका आंसर होगा केवल क्रस्ट में चलती हैं। ये कहां चलती हैं? केवल क्रस्ट में चलती हैं। और इसके कारण क्या होता है? केवल और केवल ये क्रस्ट वाले भाग में चलती हैं, और इन तरंगों के कारण क्या होता है, तो ध्यान से समझना, इन तरंगों के कारण सबसे अधिक नुकसान होता है। सबसे अधिक नुकसान होता है। अब सारे लोग कमेंट में आओ, और एक बात पूछ रहा हूं मैं, उसका रिप्लाई करो जल्दी से, जल्दी आओ कमेंट में। एक बात बताओ, जो ये वाला एरिया है, यहां करंट पहुंचा? जो ये वाला एरिया है यहां पर करंट आया या नहीं आया? बताओ जल्दी से। इस वाले एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहां तरंग पहुंची या नहीं? कमेंट करो। यहां तरंग पहुंची? तरंग नहीं पहुंची। जब यहां पर तरंग नहीं पहुंची तो ऐसी स्थिति में, जब तरंग पहुंची ही नहीं है यहां पे, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अर्थक्वेक शैडो। इसको कहा जाएगा अर्थक्वेक शैडो। इसको कहा जाएगा सर भूकंप छाया क्षेत्र। और ये ऐसा क्षेत्र होता है भैया जहां भूकंप के झटके नहीं आते। भूकंप आता है, यहां भूकंप नहीं आता। नोट कर दो इसको जल्दी से, ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप आता ही नहीं है। अब अगर आपसे ये पूछ ले भूकंपी तरंग कितने प्रकार की होती है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 प्रकार की। सबसे ज्यादा हाई स्पीड किसकी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? पी वेव की, है ना। और इसकी स्पीड होती है 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड।
अगर आपसे ऐसे पूछ ले सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी तरंग पहुंचाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जो तरंग है उनका नाम है एल तरंग। क्या नाम है उनका? एल तरंग। बताओ, मजा आया? भूकंपीय तरंग जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? आंसर बताओ। जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से आंसर। भूकंपीय तरंगे जहां सबसे पहले पहुंचती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंपीय तरंग जहां सबसे पहले पहुंचती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। उस स्थान को कहा जाएगा बेटा एपिसेंटर। क्या कहा जाएगा उसे? एपिसेंटर कहा जाता है उस स्थान को। ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि वह स्थान जहां पे भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाएगा? बताओ। वो स्थान जहां पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंपीय तरंग जहां उत्पन्न होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को क्या कहा जाता है? फोकस। वेरी गुड। उस स्थान को कहा जाता है सर फोकस, जहां से भूकंपी तरंग क्या होती है? सबसे पहले जहां पर भूकंपी तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। अब आप हेडिंग डालो जल्दी से, भूकंपीय तीव्रता का मापन। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्विक। इंटेंसिटी। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्विक इंटेंसिटी। भूकंप कितनी तेज आया, इस बात का मापन किससे लगाया जाता है? तो ध्यान से सुनना, एक उपकरण होता है और एक पैमाना होता है, दो चीजें होती हैं। जो उपकरण होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। जो उपकरण होता है ना, उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में क्या होता है? ऐसा यहां पे एक रोलर लगा हुआ होता है, कपड़ा, वो सॉरी कागज, यूं घूमता रहता है, और इसके ऊपर यहां पे एक वायर होता है और उस वायर में लटका रहता है यहां पे एक पेन, ऐसे। ठीक है, ये सिस्मोग्राफ होता है। तो जैसे ही भूकंप आएगा तो यहां पर कंपन उत्पन्न होंगे यहां पे, तो ये पेन हिलना शुरू कर देगा और उस पे ऐसे ऐसे करके यूं तरंग बना देगा, यूं कर करके, यूं कर करके। तो यहां से अगर ये तरंग बन रही है इस पेन से, या फिर ये तरंग बन रही है, तो इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होगी, इसकी तीव्रता कम होगी। तो यही सिस्मोग्राफ होता है
जिससे भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पैमाना कौन सा प्रयोग किया जाता है, स्केल कौन सा होता है, तो स्केल को कहा जाता है रिचर स्केल। स्केल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना। और रिक्टर पैमाना जो होता है, इस पर 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग होती है। और याद रखना, अगर एक डिजिट, एक अंक तीव्रता बढ़ती है, एक अंक तीव्रता बढ़ने पर क्या होगा, एक अंक तीव्रता बढ़ने पर जो नुकसान होता है, जो नुकसान होता है, नुकसान 10 गुना बढ़ जाता है। तीव्रता एक अंक बढ़ने पर नुकसान कितना हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। आगे बात समझ में? बताओ, समझ आया नहीं आया? नोट करके लिख देना। हाल ही में, वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, हाल ही में टोंगा में भूकंप आया। हाल ही में टोंगा में भूकंप आया। अब जो ये भूकंप आया, इसकी तीव्रता कितनी थी, वो आप खुद चेक करके लिखना इसमें। ठीक है, चैप्टर मैंने आपका फिनिश कर दिया है। अब मैं आपसे मिलूंगा कल की क्लास में, सेम टाइम और सेम जगह। ठीक है, कल की क्लास में मैं आप लोगों से रूबरू होने आऊंगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है। कोई डाउट पूछना है यहां तक आपको? 2-3 मिनट अभी आपके पास टाइम है, अगर डाउट पूछना है तो पूछ लो। लव वेव किसको कहा जाता है? जो एल वेव होती है ना, उसी को लव वेव कहा जाता है। क्योंकि लव वेव का की खोज, सॉरी, एल वेव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लव था। आज भी कोई कम नहीं पढ़ाया, एक चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है ना। कल एक और फिनिश कर देंगे। अर्थक्वेक शैडो रीजन वो क्षेत्र होता है जहां भूकंपी तरंगें पहुंच नहीं पाती हैं। ठीक है, जहां भूकंपी तरंग नहीं पहुंच पाती हैं वो रीजन होता है। दो लाइन और होती है, एक तो होती है आइसोसिस्मल, एक होती है होमोसेस्मल। आइसोसिस्मल क्या करती है, ये मिलाती है समान तीव्रता वाले स्थानों को। ये मिलाती है किसे? समान तीव्रता वाले स्थानों को। और जो होमोसेस्मल लाइन होती है, ये मिलाती है एक ही समय पर, एक ही समय पर भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को। एक ही समय पर भूकंप आने वाले क्षेत्रों को। ठीक है,